लॉस एंजल्स में एक सामान्य सुबह है। काम पर जाने से पहले व्यस्त सड़कों पर सब अपनी दिनचर्या में है। शहर के आपात प्रबंधन कार्यालय के नए निदेशक माइक अपनी 13 वर्षीय बेटी केली के साथ नाश्ता बना रहे हैं। केली अपने माता पिता के तलाक से चिड़चिड़ी है। पिता बेटी आज छुट्टी पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप छोटा लेकिन तेज था। डॉक्टर कार्ल्डर को मरीज को स्ट्रेचर से गिरने से बचाना पड़ा। माइक ने इसे आपातकाल समझा और छुट्टी के बजाय काम पर जाने का निर्णय लिया। केली को बेबीसिटर के पास छोड़ा। ऑफिस पहुंचने पर सहकर्मी एमिट ने बताया कि भूकंप से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उसे छुट्टी पर लौट जाना चाहिए। माइक खुद जाकर देखता है। पता चलता है कि पाइपलाइन फटी है और गैस गायब है। पार्क में निर्माण मजदूर रेड लाइन सबवे के विस्तार पर काम कर रहे हैं और भूकंप की तीव्रता पर दांव लगा रहे हैं। अचानक आवाज सुनाई देती है। सुरंग से पीली गैस निकलती है। वे एक मजदूर को बाहर निकालते हैं। उसका आधा शरीर जल गया है। रिपोर्ट सुनकर माइक पार्क जाता है और देखता है कि कई शवों पर जलने के निशान हैं। सब लोग इसे भाप का कारण बताते हैं, पर माइक को यकीन नहीं होता। वह उन सबवे लाइनों को बंद करना चाहता है जो हत्याओं वाली जगह के समानांतर हैं, लेकिन एमटीए के चेयरमैन ओल्बर मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेनों को कोई खतरा नहीं लगता। ओल्बर अपने प्रोजेक्ट पर इतना गर्व करते हैं कि रेलवे निर्माण रोकने के अनुरोध को अनदेखा कर देते हैं। इसी दौरान शवों को मेडिकल फोरेंसिक विभाग में लाया जाता है और कार्ल्डर पीड़ित के जले घावों से अजीब गंध सूंघकर चौंक जाता है, जो भाप या गैस नहीं थी। थोड़ी देर बाद एमेट पार्क में आता है और माइक को केस से हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि गैस रिसाव के मामले उनके लिए नहीं है। लेकिन माइक जिद्दी है। नियम तोड़कर माइक और उसका साथी गेटर सुराग के लिए सीवर में जाने का फैसला करते हैं। वे कुछ देर घूमते हैं और देखते हैं कि हवा गर्म हो रही है, जिससे धुएं के कारण सांस लेना कठिन है। सुरंग मेट्रो के पास होने से ट्रेन के गुजरने पर हिलती है। गेटर को जले चूहे दिखते हैं और उनके रबर के दस्ताने पिघल रहे हैं। अचानक कंक्रीट में दरार से गैसें निकलने लगती हैं और सुरंग में बाढ़ आ जाती है। इसलिए दोनों को जलने से बचने के लिए तुरंत भागना पड़ता है। सबूत मिलने पर माइक एमिट को पार्क बंद करने को कहता है। कुछ समय बाद ओल्बर एमी को लाता है, जो भूविज्ञानी है, और बताती है कि शहर अस्थिर है और सुरंगों को नहीं उड़ाना चाहिए। माइक उसे पार्क ले जाता है। वह मशीनों से अध्ययन करती है। उसका निष्कर्ष चौंकाने वाला है। उसका मानना है कि शहर के नीचे ज्वालामुखी बढ़ रहा है और लावा बह रहा है। यह सिर्फ एक सिद्धांत है और माइक को समझाने के लिए सबूत नहीं है, जिसे लॉस एंजल्स में लावा की बात मजाक लगती है। इस बीच पार्क की मूर्ति धीरे धीरे धंस रही है। शाम को एमी और राहेल तूफानी नाले में दरार का मुआयना करती हैं, जहां गैसें निकली थीं। वे सुरंगों में घूमते हैं, नमूने लेते हैं और कारण खोजते हैं। तभी वहां भूकंप आता है। यह भूकंप पहले से ज्यादा शक्तिशाली है और शहर की बिजली काट देता है। घर पर माइक उठकर बेटी को ढूंढता है और उसे भूमिगत सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। रात की ट्रेन का चालक रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मलबे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। भूकंप से सुरंग में छेद हो जाता है, जिससे राहेल लटक जाती है। एमी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर धुआं घना होता जा रहा है और सुरंग गर्म हो रही है। भाप का विस्फोट रेचल को चपेट में ले लेता है और उसे मार डालता है। एमी सदमे में रह जाती है। सुरंग से बाहर आने पर वह देखती है फव्वारे का पानी उबल रहा है। धीरे धीरे शहर की मुख्य इमारतों में जनरेटर चालू होते हैं। माइक घर छोड़कर केली को अपने साथ ले जाता है। सोचता है कि कार्यालय में उसे सुरक्षित रख सकता है। अचानक हर मैनहोल से भाप के बड़े फव्वारे निकलने लगते हैं। गाड़ियां रुककर इंतजार करती हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जाते हैं। अब धुआं और पत्थर चारों ओर गिरने लगते हैं। माइक धुएं के पर्दे को देखकर स्तब्ध रह जाता है। फिर लावा के बड़े गोले गिरने लगते हैं, जो आग लगा देते हैं। कुछ घर फटते हैं और इमारतें, ट्रैफिक लाइट्स जैसी संरचनाएं नष्ट होती है, जिससे घबराए नागरिकों की दुर्घटनाएं होती हैं। एमटीए कार्यालय में ओल्बर को सुरंगों में फंसी ट्रेन का पता चलता है और वह बचाव के लिए टीम का नेतृत्व करता है। इस बीच ड्राइवर डरे यात्रियों को शांत करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे जाम होते हैं। सड़कों पर कॉल्डर ट्रैफिक में फंसी है और देखती है कि लावा बम एक दमकल ट्रक को टक्कर मारते हैं। माइक नागरिकों को शांत करने के लिए कार रोकता है, लेकिन कई लोग पहले ही लूटपाट कर रहे हैं। एमी राख देखकर विचलित थी। तभी उसका सामान चोरी हो जाता है। दमकल कर्मी आपदा से निपट रहे थे। माइक दफ्तर पहुंचने की कोशिश करता है, पर कार्ल्डर को घायल की देखभाल करते देख रुक जाता है। कार्ल्डर गिरी दमकल गाड़ी बताती है। माइक मदद को दौड़ता है। तभी शहर में गड़गड़ाहट होती है और सब स्तब्ध रह जाते हैं। अचानक इलाके में फिर से भूकंप आता है, जिससे एक इमारत गिर जाती है और कांच बिखर जाते हैं। माइक दंग रह जाता है जब एमी का सिद्धांत सच होता है और शहर के गड्ढों से ज्वालामुखी फटता है। लावा विल्शायर बुलेवार्ड पर बहने लगता है, सब कुछ जलाता हुआ। लावा जल्द ही वाहनों को घेर लेता है और डरी हुई केली कार से बाहर कूद जाती है। जब वह मदद के लिए चिल्लाती है, एक लावा बम गिरता है और उसकी पैंट में आग लग जाती है। माइक दौड़कर उसकी मदद करता है और उठाता है। लावा से घिरे माइक ने अपनी कार पर छलांग लगाई।
और लावा के वाहन को निगलने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बच गया। फिर लावा गिरी दमकल गाड़ी की ओर बढ़ता है। एक दमकल कर्मी अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है पर समय पर नहीं पहुंच पाता और लावा दोनों को मार देता है। एक और विस्फोट होने पर माइक केली को काल्डर को सौंप देता है ताकि वह उसे अन्य घायलों के साथ अस्पताल ले जा सके। केली अपने पिता से चलने को कहती है, लेकिन माइक फिर से काम को प्राथमिकता देकर उसे छोड़ देता है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टरों में सवार पत्रकार पूरे इलाके में उड़ने लगते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि लावा धीरे धीरे लॉस एंजल्स की मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं क्योंकि वे डरने लगते हैं। इस बीच एक प्यारा सा कुत्ता अपनी हड्डी उठाकर अपने मालिकों के पास चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद एमी माइक के साथ मिलकर पुलिस और दमकल कर्मियों की सहायता करने में जुट जाती है। वे सुरक्षित निकासी की व्यवस्था करने के प्रयासों में लग जाते हैं और लावा को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। माइक एक गलियारा बनाना चाहता है ताकि लावा को बाकी लावा से रोका जा सके। सब मिलकर बस को धक्का देते हैं और टायरों पर गोली चलाकर दीवार बनाते हैं। माइक और एमी बेहोश शरीर को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक जलता पेड़ गिरकर रास्ता रोक देता है। दमकल कर्मी सीढ़ी नीचे करते हैं। दोनों शव को उस पर रखकर किनारे से लटककर बच निकलते हैं। जैसे ही सीढ़ी लावा से गुजरती है, पीड़ितों के पैरों में आग लग जाती है और 3 लोग घबराकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। सीढ़ी हिलने से टूट जाती है, लेकिन वे लावा से बाहर सुरक्षित गिर जाते हैं और दमकल कर्मी तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। एमी सोचती है कि उन्हें शहर बचाने का विचार छोड़कर लोगों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन माइक अपनी योजनाएं जारी रखता है। जल्द ही पुलिस, शहर के कर्मचारी और दमकल कर्मी जैकहैमर और औजारों से लावा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान लावा रेड लाइन की सुरंगों में भरने लगता है, जबकि ओल्बर अपनी टीम के साथ बचे लोगों की खोज में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की ओर बढ़ता है। सभी बेहोश हैं और उन्हें गाड़ी से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन वे सुरक्षित हैं। लावा करीब आता है। ओल्बर देखता है कि चालक गायब है और उसे ढूंढने लौटता है। चालक जीवित पर बेहोश है। ओल्बर को उसे उठाना पड़ता है। लावा ट्रेन को पिघलाना शुरू करता है। उसके जूते पिघलते हैं। नीचे स्थिति पर पछताते हुए ओल्बर लावा में कूद जाता है और मरने से पहले ड्राइवर को टीम की ओर फेंक देता है। एमी एक दुकान से बास्केटबॉल उठाकर जमीन पर रखती है, जहां वो लुढ़कने लगती है। ये एक ढलान का संकेत है जो लावा को पेट्रोल पंप की ओर ले जाएगा। कर्मचारी लावा को मोड़ने के लिए कारों को ढकेलते रहते हैं, पर यह कारगर नहीं होता। अंततः कई आपातकालीन ट्रक आते हैं और माइक और एमी विल्शायर बुलेवार्ड और फेयरफैक्स एवेन्यू के चौराहे पर कंक्रीट बैरिकेड बनाने की योजना बनाते हैं, जिससे लावा रुक जाता है। हेलीकॉप्टर पानी छिड़ककर परत बनाते हैं। जल्द ही सभी, यहाँ तक कि कुछ बचे नागरिक भी मलबा हटाने में जुट जाते हैं, जबकि माइक बैरिकेड को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस बीच चिकित्सा शिविरों में पशु चिकित्सक जानवरों को बचाना शुरू करते हैं। काल्डर बच्चों के जलने के घावों पर मरहम लगाता है और केली से कहता है कि माता पिता के मिलने तक बच्चों का मनोरंजन करे। फिर वे सड़कों पर लौटते हैं। बैरियर का काम पूरा हो चुका है। दमकल कर्मी होस पाइप और ट्रक टोपों से पानी बरसाना शुरू करते हैं। जल्द ही हेलीकॉप्टर भी शामिल होते हैं और अधिक पानी बरसाते हैं, जिससे बैरियर सख्त हो जाता है और पानी रुक जाता है। लोग खुशी मनाते हैं, मानते हैं कि ज्वालामुखी रुक गया। लेकिन एमी चिंतित है। वह सबवे सुरंग में जाकर जांच करती है। उपकरण से वह पुष्टि करती है कि लावा अब भी बह रहा है। वह माइक को फोन करके बताती है कि लावा रुका नहीं है, बस दूसरी जगह गया है। वह विस्फोट की तुलना हिरोशिमा बम से करती है। लावा रेड लाइन सबवे एक्सटेंशन से गुजर रहा है और उसके अनुसार मुख्य विस्फोट बेवर्ली सेंटर में होगा, जहां चिकित्सा टेंट है। माइक तुरंत एमी के साथ लाइन के अंत में पहुंचता है और सुरंग का निरीक्षण करने के लिए वीडियो कैमरा नीचे उतारता है, लेकिन लावा की धारा उसे जला देती है। आग की लपटें फैलने से पहले माइक को एमी को ढकेलना पड़ता है। वे सुरंग की गति का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि 30 मिनट में लाल रेखा पर लावा फटेगा। एमिट को फोन कर मेडिकल टेंट खाली करने को कहते हैं। माइक एमी से विकल्पों पर बात करता है, पर उसकी उम्मीदें घटने लगती हैं। सौभाग्य से माइक को एक इमारत दिखती है और वह सोचता है कि विस्फोटकों से सड़क में नहरें बनाकर लावा का प्रवाह बोलोगना क्रीक की ओर मोड़ा जा सकता है, जो प्रशांत महासागर में मिलेगा। सड़क विपरीत दिशा में ढलान वाली है, लेकिन 22 मंजिला कॉन्डोमिनियम गिराकर यह समस्या हल हो सकती है, जिससे लावा को शहर में प्रवेश से रोका जा सकेगा। माइक एमी से अपनी बेटी को ढूंढने को कहता है, जबकि टीम विस्फोटक लगाने लगती है। हालांकि जब एमी पीड़ितों के समूह तक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एमी वहां नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा खो गया है और वह उसे ढूंढ रही है। टीम लौटती है और चारों ओर भागदौड़ कर रही है, क्योंकि सब कुछ तैयार करने के लिए उनके पास केवल 20 मिनट है। गेटर और उसके आदमी केंद्र में बम लगा रहे हैं, लेकिन उसी समय इलाके में फिर से भूकंप शुरू हो जाते हैं। यह विस्फोट पहले होता है और सड़क को तबाह कर देता है, जिससे लोग दहशत में भागते हैं और कई मरीज आग में फंस जाते हैं। जब उन्हें केंद्र से निकाला जा रहा था, तभी गैटोरेड आया। भूकंप से टूटे स्तंभ के नीचे कर्मचारी फंसा था और गैटोरेड उसे नहीं हटा सका। लावा करीब था, लेकिन गैटोरेड ने मिशन छोड़ने से मना कर दिया और विस्फोटक को विस्फोटित करने के लिए बलिदान का रास्ता चुना। एक एक करके विस्फोटक फटने लगे। तभी माइक ने केली और लड़के को विस्फोटों के रास्ते में देखा। वह तेजी से दौड़ा और बेटी व लड़के को नीचे ढकेला, तभी इमारत ढह गई। सौभाग्य से योजना सफल रही और सुरंग ने लावा को समुद्र तक पहुंचा दिया। लोग जश्न मना रहे थे। एमी अपने नए दोस्त को खोजने लगी। अचानक मलबे से एक हाथ निकलता है और माइक
केली और बच्चे को बाहर लाता है। वे सब ठीक है। बच्चा देखता है कि सब राख से ढके हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, चाहे जाति कुछ भी हो। फिर बारिश शुरू होती है और राख धुल जाती है। एमी मानती है कि अगर वह जिम्मेदार होती तो आधे शहर की बलि दे देती। वह माइक को हार न मानने की सीख के लिए धन्यवाद देती है। उसी समय एमिट माइक के लिए नई आपातकालीन स्थिति लाता है। माइक मना कर देता है, कहता है कि वो बेटी के साथ छुट्टी पर है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद।